कोण आई क्या है बेटा? आपतन कोण और कोण आर परावर्तन कोण। आपको पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपका कैसा बनता है? आई आपतन कोण बनेगा। ये 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक होगा WNG जो होगा वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहा जाएगा। काका जी कौन जी? काका जी सूर्यलाल काका जी। ठीक है, सूर्यलाल काका जी यानी सूर्य सबसे प्राकृतिक स्रोत। हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस एक बार फिर आपका AK सिविल अकादमी में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं प्रकाश का वह टोकरा जिसमें आप पढ़ करके आपको जीवन में फिर दोबारा प्रकाश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथ देना इस बार कि कितने सारे टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स बच जाएंगे वो आप कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, वो भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अब आपको तैयारी करनी है हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है हाई स्कूल की परीक्षा जो है वो बहुत नज़दीक आ रही है। ये जो वीडियो है यानी ये जो क्लास है एकदम फ्री है, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। हमको बचे हुए शेष जो 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं उनमें क्या करना है? जबरदस्त तैयारी करनी है। और ये तैयारी हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। भरोसा करिए कि अब आपको मेहनत करनी है। अब तक आज तक अगर कभी भी कोई क्लास नहीं की है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो हमारे साथ लगना है। मैं आपका साथ तब तक दूंगा जब तक आपका बोर्ड एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा। अगर आपने भरोसा दिया, सहयोग किया, तो मान के चलिएगा एक से एक वीडियो जितनी भी टॉपिक्स होंगे पूरे के पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे। साइंस आपको पढ़ना है और रटना बिल्कुल नहीं है, एकदम तैयार करके जाना है और ऐसा धमाका यूपी बोर्ड में मचाना है कि आपको रिजल्ट से ये साबित हो जाएगा कि आपने कुछ अलग किया है, कुछ बेहतर किया है। सबसे पहले शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि ये प्रकाश जो चैप्टर है वो दुनिया के कभी भी कोई भी एग्जाम अगर आपने दिया है तो वहाँ पर अगर कहीं भी साइंस से क्वेश्चन आता है फिजिक्स से, तो कभी भी मान के चलिए वो साइंस प्रकाश चैप्टर से जरूर पूछा जाता है। तो ये हाई स्कूल तो है ही, टारगेट तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए है, मगर अगर आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो देखना है और सबसे पहली बात बोर्ड एग्जाम तक साथ देना है। आप अपने दोस्तों में दबा करके शेयर कर दीजिए ताकि बता दीजिए कि आप ये एकदम फ्री बैच है, कंप्लीट चैप्टर वाइज कंप्लीट मास्टर वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर करके आपको नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा और आपको मेहनत करनी है, कुछ अलग करके दिखाना है। इस बार जो रैंक आएगी वो यहाँ की क्लास से दिखनी चाहिए। आपको पढ़ना है, एग्जाम देना है, उसके बाद एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपको इस वीडियो पर आकर के कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने % आए हैं। मैं एक एक चैप्टर का एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आप वहां देख करके और कमेंट करेंगे। अगर कोई टॉपिक छूट जाएगा तो उसका वीडियो तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा कमेंट आने के बाद। जब तक आप लोग सहयोग करेंगे, हमारे साथ मेहनत करेंगे, तो मैं भी आपको जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा हो नहीं जाएगी तब तक मैं आपका लगातार साथ देता रहूंगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से अब हम टॉपिक पर बात करते हैं। ये फिजिक्स का है पार्ट है, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, परेशान मत होइएगा। अब देखिए ये प्रकाश है, प्रकाश के इतने टॉपिक हमने लिए हैं, ज़्यादा होगा जो बचा हुआ होगा वो आप कमेंट करेंगे, इसके बाद भी अगला टॉपिक वीडियो बनाया जाएगा। तो सबसे पहली बात तैयारी करनी है और लग जाना है। बचे हुए 2.5 से 3 महीने यानी 80 से 90 दिन जो हैं, जो आपके 80 से 90 दिन हैं, वो आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी है और अपना नाम कमाना है। साथ कर दीजिए, बात को ध्यान रखिए, इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए कि आने वाले 80 से 90 दिन आप कहीं भी भटकने वाले नहीं हैं। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो अब ये 80 से 90 दिन आपको दिन रात लगकर मेहनत करनी है और इसकी तैयारी भरपूर करनी है और अच्छा रिजल्ट साबित करना है। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम टॉपिक पर बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश किरण है, प्रकाश स्रोत है, वस्तुएं हैं, कैसी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं होती हैं, सारी चीजें बताएंगे। प्रकाश का संचरण क्या है ये भी जानना है और छाया, प्रछाया, उपछाया क्या होती है ये भी सीखना है। सब बेसिक पॉइंट हैं, एकदम बेसिक से लेकर के और आपके एग्जाम पॉइंट तक सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। ये प्रकाश का गमन पथ है, प्रकाश किरण पुंज है, ये हो गया समांतर अपसारी, ये सारे जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, ये सब देखेंगे। प्रकृति हो गई, यानी जितने भी टॉपिक इसमें लिखे हैं ये सारे टॉपिक आपको जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आज आपको लगेगा कि साइंस वास्तव में पढ़ते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं और साइंस की वास्तव में तैयारी कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात प्रकाश, क्या जानेंगे? प्रकाश। प्रकाश आप जानते हैं, कुछ भी जानते हो कोई मैटर नहीं है, आज यहां से सीखेंगे कि प्रकाश क्या होता है।
प्रकाश सबसे पहली बात अपनी भाषा में, प्रकाश अगर हम देखते हैं तो वहां पर प्रकाश है। अगर हमने कुछ देखा, हमें कुछ दिखाई दिया, तो जाहिर सी बात है कि क्या हुआ, उसमें प्रकाश वहां पर है। अगर हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, यानी कुछ भी दिखाई ना दे, तो प्रकाश जाहिर सी बात है नहीं है। यानी अगर सबसे पहली बात अब आपको पता है कि अगर आप कुछ देखते हैं यानी कोई कार्य करते हैं, ध्यान से देखेंगे, कुछ देखते हैं और कोई कार्य करते हैं, टॉपिक समझेंगे। आपने कुछ देखा यानी प्रकाश है, तो अगर आप कुछ देखते हैं तो कुछ कार्य हुआ, और कार्य सबसे पहले इससे छोटी बात है, अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो एक ऊर्जा होती है, कोई कार्य करते हैं तो क्या होती है, ऊर्जा होती है। यानी ऊर्जा है तो आपने कुछ देखा है यानी कार्य किया है, तो अर्थात क्या समझ में आया, तो सबसे पहले आपको बताया जाता है, यही कारण है कि क्या कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। बात समझ पा रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों कहा गया, क्योंकि अगर आपने कुछ देखा तो क्या हुआ, वो एक कार्य है। देखा यानी कुछ कार्य किया, फिर से पहली बात, देखा यानी कार्य किया, तो देखने में क्या लगी, ऊर्जा लगी, तभी आपको कुछ दिखाई दिया। जाहिर सी बात है, तो यही कारण है कि प्रकाश को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सबसे पहली बात, इसकी स्पीड यानी चाल पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, चाल पूछी जाती है, स्पीड पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, बहुविकल्पीय में पूछा जाता है, तो ये आपका आ जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहा जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा, ये बदल कर भी आ सकता है, कंफ्यूज भी कर सकता है। ये दूसरा आपका 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, या अर्थात आपको डायरेक्ट कह सकता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों मान आपके सही हैं कि निर्वात में प्रकाश की अगर चाल पूछेगा, निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां पर वायुमंडल ना हो, वायुमंडल से बाहर जो कुछ भी है वो निर्वात कहा जाता है। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल अगर आपको जाननी है तो वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तीनों आंसर आपके एकदम करेक्ट हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यही आता है, प्रकाश आपकी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब आपने क्या देखा, प्रकाश के बारे में हमने थोड़ा सा सीखा। जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपका आता है वो आपका है प्रकाश ऊर्जा। क्या है बेटा, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को समझिए क्या होता है, यानी ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, क्या है, अंधेरे कमरे में बैठे हैं, थोड़ा सा अलग है ये और ये, प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा थोड़ा सा अलग है। ध्यान दीजिएगा, किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए ये बैठा हुआ है, आपका भाई है टमाटर लाल, क्या है, टमाटर लाल है, ये आपका भाई बैठा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये आपका अंधेरे कमरे में कहीं बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखिए बन गया बढ़िया, आर्ट तो बढ़िया बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब कर रहे हैं, सबसे पहली बात, ये भाई टमाटर लाल बैठे हुए हैं, अब इनको हमको देखना है। ठीक है, तो अंधेरे कमरे में हम कैसे देखते हैं, इनको देखना है तो हम कैसे देखेंगे, प्रश्न ये आपको देखना होगा, प्रकाश ऊर्जा कैसे समझें। यानी इनको देखना है तो हमें कुछ ना कुछ क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बात समझ पा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति क्या है या वस्तु है वो अंधेरे कमरे में रखी हुई है, ठीक है, तो उसे देखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः क्या समझ में आया, आपको समझ में आया, या किसी वस्तु को देखने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा एक बात, किसी वस्तु को अंधेरे कमरे में रखी गई, किसी वस्तु को देखने के लिए, टमाटर लाल को देखने के लिए, कोई वस्तु यानी अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को देखने के लिए, भाई साहब को देखने के लिए हमारी आंखों को जिस आवश्यक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो आपकी क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। आपको स्क्रीन पर लगातार
सभी की परिभाषाएं आपको दिखाई देती रहेंगी। आप अपने नोट्स में लगातार लिखते जाएंगे। यही बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है और यही देख करके आना है कि कैसे आपका रिजल्ट कितना बेहतर साबित होता है। तो आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया, प्रकाश और प्रकाश ऊर्जा क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश किरण। क्या आ गई? किरण आ गई। ध्यान दीजिएगा, किरण को जानना है। किरण कौन है? ध्यान दीजिए। अब देखेंगे प्रकाश किरण होता क्या है। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए, कैसा चाहिए? ध्यान दीजिए, प्रकाश को जाने के लिए रास्ता चाहिए समांग। समांग का मतलब हो एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं हाईवे है तो कहीं खरंजा है, एक जैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, यानी समांग माध्यम, जैसे वायु है तो वायु चाहिए, इस तरीके से कांच है तो कांच चाहिए, यानी समांग माध्यम होना चाहिए। ठीक है, समांग। और क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब जो आर पार हो सके, जहां से प्रकाश आर पार जा सके, वही पारदर्शी। माध्यम का मतलब जो कुछ माध्यम, जैसे वायु माध्यम है, कांच माध्यम है, जल माध्यम है, यानी कैसा? प्रकाश को चलने के लिए समांग पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया समांग पारदर्शी माध्यम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश किसी समांग पारदर्शी माध्यम से जाने वाला जो गमन पथ होता है, यानी गमन पथ जहां से प्रकाश जाता है, गमन पथ मिस होता है रास्ता। गमन का मतलब हो गया जाने वाला। ठीक है, जाने आने वाला, यानी जहां से प्रकाश आता जाता है। तो अगर प्रकाश कोई पारदर्शी माध्यम के गमन पथ को ही क्या कहते हैं? किसी समांग पारदर्शी माध्यम में गमन पथ को ही क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण में क्या होती है? जैसे एक दिशा, तीर बनाकर, तीर का निशान लगा करके प्रकाश किरण को बताया जाता है। प्रकाश किरण को बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश चला, समांग पारदर्शी माध्यम में जो गमन पथ होगा उसी को प्रकाश किरण कहा जाएगा। इसे तीर का निशान लगा करके दिशा बताई जाती है, प्रकाश की दिशा समझाई जाती है। समझ गए ना? अब देखते हैं, ये आपका हो गया प्रकाश किरण। अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बात करते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? स्रोत, ध्यान दीजिए, स्रोत आपके दादू के दादू के दादू क्या होते हैं? प्रकाश स्रोत, यानी बाबा के बाबा ही कह सकते हैं, दादू जो कुछ कहें। अब उसको जानना है प्रकाश का स्रोत क्या होता है। ये होते हैं, यानी जहां से आप आए, पता ही नहीं कहां से आए। ठीक है, वहां से आए, कहां के पूर्वज हैं, शुरुआत कहां से हुई, कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे वेद पुराण ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, है ऐसा कि नहीं है? ठीक है, यानी आपको जानना है, ये सबसे पहली बात। प्रकाश स्रोत क्या होता है? स्रोत का मतलब जहां से वहां पूरा संचालन हो, वही स्रोत होता है। प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश जहां से आपको दिखाई दे, यानी जहां से उसकी शुरुआत हुई है, वो स्रोत हम कह सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है प्रकाश स्रोत के लिए, इसको साफ कर दे, क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट जो आपका आ गया, ये 3 पॉइंट, प्रकाश हो चुका, ऊर्जा हो चुकी, प्रकाश किरण हो चुकी। आपको डिफिनेशन स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप लिख रहे होंगे, ये सीख है, साथ साथ लिखते जाइए, फटाफट एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। जी हाँ, ऐसे लिखना है। अगला पॉइंट प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत समझते हैं। प्रकाश स्रोत जो आपका होता है, प्रकाश स्रोत, ठीक, प्रकाश स्रोत, बात समझिए। प्रकाश स्रोत भाई साहब 2 भाई हैं। ठीक है, 2 भाई हैं, 2 भाई को समझना है क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रकाश स्रोत ऐसा भी बल्ब होगा आपके पास जो आपने नहीं बनाया है, यानी इंसान ने नहीं बनाया है। ठीक है, वैसे हमने तो कुछ नहीं बनाया है। यहाँ पर देखेंगे क्या होता है पहला बेटा, पहला अगर हम बात करेंगे तो आपका पहला क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या होता है बेटा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत, ये आपका पहला हो गया। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका हो जाता है कृत्रिम। क्या होता है बेटा? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। क्या होता है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको भाई साहब को एक और बात कह सकते हैं, इनका एक और नाम है, घर का नाम है, तो इनका नाम है मानव निर्मित। क्या होता है बेटा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या होता है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। ये 2 नाम हो गए, चाहे कृत्रिम स्रोत कहे, चाहे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहे। अब ध्यान दीजिएगा,
प्रकाश स्रोत जहाँ से शुरुआत हुई, प्रकाश को कैसे कैसे बनाया गया ये देखना है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होते हैं जान लीजिए। हम नहीं बना सकते, हम इसे नहीं बना सकते, हमारे दिमाग से बाहर हो जाए, यानी ऊपर बैठे कुछ हैं महारथी वो बनाए होंगे, यानी ईश्वर के द्वारा प्रकृति ने दिया। प्रकृति का अर्थ अगर है, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति, और प्रकृति का माध्यमिक समझते हैं जो इंसान के दिमाग से ऊपर, वही प्रकृति है। समझ पा रहे हैं? यानी प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत जो आप मानते हैं, तुरंत समझ गए होंगे। कौन नहीं जानता है? काका जी। कौन जी? काका जी, सूर्यलाल काका जी। ठीक है, सूर्यलाल काका जी यानी सूर्य सबसे प्राकृतिक स्रोत, यानी इसको हमने नहीं बनाया है, काका को हमने थोड़ी ना बनाया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया सूर्य, यानी सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत किसे माना गया? सूर्य को माना गया। ठीक है, अब ये आपको पता है चंद्रमा भी हो सकता है, उसमें प्रकाश थोड़ा बहुत आता है, भले ही थोड़ा बहुत मान सकते हैं प्रकाश स्रोत होता है। इस तरीके से आप जानते हैं, यानी इंसान से थोड़ा परे हो जाए। दूसरा प्रकाश स्रोत क्या आया? कृत्रिम या मानव निर्मित। अब इसमें तो अनंत हो गया है, इतना इतना आइटम बन गया है इसमें कि क्या बताया जाए। ये आपका क्या हो गया? कृत्रिम। जैसे आप जानते हैं क्या होता है, सबसे पहली बात आप जानते हैं बल्ब, सबसे ज़्यादा बल्ब ये बहुत होगा, तरह तरह के बल्ब आ रहे हैं। एलईडी आ रहा है, एलईडी आपने देखा है। एलईडी इसे कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे, अब तो आ गया है CFL। ध्यान देंगे क्या आता है? CFL आ गया बेटा, CFL आ गया। आपने देखा होगा CFL भी आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैंप कहा जाता है, CFL का फुल फॉर्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा ये हो गया इस तरीके से, यानी जो ऐसे स्रोत, पहली बात जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, पहले से ही विद्यमान हैं पृथ्वी पर, पहले से, पृथ्वी पर नहीं कह सकते हैं, यानी जो पहले से ही विद्यमान है वो आपका क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया है, जिसका निर्माण मानव ने किया है, वो कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो प्रकाश स्रोत आपका क्लियर हो चुका होगा, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इस तरीके से प्रकाश स्रोत बेसिक है, कुछ नहीं। आपको बाकी डिटेल में जो उदाहरण होंगे वो आपको स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, आप उसे नोट कर सकते हैं। देखिएगा, अब अगला पॉइंट जो हम देखते हैं वो आ गई वस्तुएं। वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, ये जानना होता है। आपको पता है ये वस्तुएं जाननी है। ठीक है, वस्तुएं तो जाननी होगी। वस्तुएं क्या होती हैं? वस्तुएं जैसे क्या होता है, आप देख सकते हैं पदार्थ से बनी हुई किस प्रकार के, अगर कोई बना दिया गया, जैसे लकड़ी से निकाल के बेंच बना दी गई। ठीक है, ये मार्कर है, ये भी एक वस्तु है, बोर्ड है, ये भी वस्तु है। तो वस्तुएं हो गई। वस्तुएं ध्यान दीजिएगा कई प्रकार से हो सकती हैं। प्रकाश में पढ़ रहे हैं, वस्तुएं आपकी टॉर्च भी हैं। ठीक है, टॉर्च भी होती हैं, ये सब भी वस्तुएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें वस्तुओं को बताया गया बेटा, ये आपकी हो गई वस्तुएं। क्या हो गई? वस्तुएं। और वस्तुओं को बताया गया दो में डिवाइड कर दिया गया। एक आपकी हो गई दीप्त वस्तुएं, क्या हो गई? दीप्त वस्तुएं। और दूसरी आपकी क्या हो गई बेटा? अदीप्त वस्तुएं। क्या हो गई? अदीप्त। क्या हो गई? अदीप्त वस्तुएं हो गई। ये समझेंगे, अदीप्त वस्तुएं हो गई। समझेंगे, एकदम बेसिक है, कुछ है नहीं इसमें जानने वाला। दीप्त का मतलब जिससे क्या हो? प्रकाश जला सकें। दीप्त का मतलब जिससे लाइट मार सकें, फोकस दिखा सकें, ये क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं हैं। अब इसको हमको जलाने के लिए क्या करना होगा? टॉर्च चाहिए, CFL चाहिए, बल्ब चाहिए, यानी वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हों दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मोमबत्ती, कैसे क्या कहते हैं? जलती हुई मोमबत्ती। जलती हुई मोमबत्ती जानते हैं, घर में देखा होगा। ठीक है, मोमबत्ती। और लालटेन वगैरह जानते होंगे, लालटेन देखा होगा, ये सब घर में है। लालटेन, ये सब आप जानते हैं। इस तरीके से, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं वह दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जाहिर सी बात, इसका उल्टा का हो गया, ये इनकी विरोधी हैं। ठीक है, इनका कहना नहीं मानेंगी, जो ये करेंगी ये नहीं करेंगी, तो ये प्रकाश नहीं उत्पन्न करेंगी। ये वस्तुएं क्या हैं? जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। दीप्त वस्तुएं के प्रकाश उत्पन्न से ये
प्रकाशित होती, यानी इनको जब जलाओगे तो ये भी देखेंगी, यानी दिखाई पड़ेंगी। देखेंगी क्या? अब ये देखती हैं। अब सबसे पहली बात, यानी अगर आपको कहना है, जैसे मान के चलिए कुर्सी आपके घर में रखी होगी, कुर्सी, ठीक है, कुर्सी रखी होगी, बेड रखा होगा, ठीक है, ये सब वस्तुएं जो क्या हैं वो आपकी टेबल, कुर्सी, जितने वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न ना करें। इस तरीके से सबसे खास बात आपको जानना है कि अगर आपको देखना है कि चंद्रमा, सबसे पहली बात नोट पॉइंट में रखेंगे, दिमाग में रख देंगे, नोट पॉइंट करके क्या करना है, नोट पॉइंट क्या करना है कि जो आपका चंद्रमा है वो दीप्त है या अदीप्त, क्या है बेटा, दीप्त है अदीप्त। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अर्थात चंद्रमा को कहाँ रखा जाता है, अदीप्त वस्तुओं में रखा जाता है और सूर्य को दीप्त वस्तुओं में रखा जाता है। बात क्लियर हुई? भेजा खुला कुछ देखेंगे तो ये आपका हो गया, किसमें जानना है, दीप्त और अदीप्त वस्तुओं को सीखा हमने, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिक चल रहा है। टॉपिक जो बचेगा वो आप कमेंट करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। लगातार आपको 80-90 दिन ये जम के तैयारी करनी है और अब दिखाना है कि यूपी बोर्ड की तैयारी होती कैसे है, हिंदी मीडियम के साइंस जो पढ़ते हैं वो पढ़ते कैसे हैं, बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा जब आप मन लगाकर मेहनत करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे जो आप अभी तक तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी इसका फायदा उठा सकें। एकदम फ्री है, कोई पेड क्लासेस नहीं है, ये आपको एकदम पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तब तक ये क्लासें लगातार चलती जाएंगी। बात समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला पॉइंट आपका आ गया प्रकाश का संचरण, प्रकाश का संचरण। तो इसको हटाते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं, ये आपका हो गया प्रकाश का संचरण। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका है प्रकाश का संचरण। क्या है बेटा? प्रकाश का संचरण। इसको समझते हैं, यानी यहाँ पर लिख देते हैं, अगला पॉइंट है आपका प्रकाश का संचरण, ठीक है। ये हम सीखते हैं प्रकाश का संचरण। ध्यान दीजिए, संचरण का मतलब ये पता करना है इसमें कि प्रकाश कैसे चलता है। संचरण का मतलब हुआ प्रकाश जो चलता है वो कैसे चलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप किसी अंधेरे कमरे में जाइए, अंधेरे कमरे में जा करके एक क्या होगा, आप क्या करेंगे, अचानक एक लाइट ऑन कर दीजिए, ठीक है, ऑन कर दीजिए, यानी बल्ब को जला दीजिए। क्या होता है, तुरंत क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कमरा जो होता है वो प्रकाशित हो जाता है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला कि जो प्रकाश है वो प्रकाश स्रोत से, कहाँ से, प्रकाश स्रोत से। प्रकाश स्रोत आपका क्या है, बल्ब है, क्या है, बल्ब है। प्रकाश स्रोत से सभी दिशाओं में फैल जाता है। अर्थात एक बात आपको पता चल चुकी कि जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में गति करता है या सभी दिशाओं में चलता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका हो गया प्रकाश का संचरण। प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश सभी दिशाओं में चलता है। आप लिख भी सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्क्रीन पे लगातार परिभाषाएं आपको दिखती रहेंगी। तो प्रकाश का संचरण, एक खास बात इसमें और है, प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कोई भी माध्यम हो तो प्रकाश आसानी से चल सकता है। बस क्या होती है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, यानी उसके चाल में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। बात समझ गए ना? तो ये हो गया आपका प्रकाश का संचरण। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, छाया की। किसकी बात करते हैं बेटा, छाया की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट जो आपका है वो है छाया, अर्थात परछाई। बात समझ पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा, किसको देखा होगा, सूर्यलाल काका को देखा होगा। किसे देखा होगा, सूर्यलाल को, ठीक है। यानी सूर्य देखा होगा, सूर्य क्या करता है, प्रकाश करता है। यानी जब सूर्य से प्रकाश आता है, क्या आता है, सूर्य से प्रकाश आता है, तो अगर कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, आप अपने आप को भी ले लीजिए, कोई भी अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी का मतलब हुआ कि जिसमें प्रकाश आर पार ना जा सके, वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि अभी अभी आपको बताया गया, ध्यान दीजिएगा, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, तीन प्रकार की वस्तुएं कुछ और होती हैं किरण पे आधार पर। ध्यान दीजिएगा कैसे, जब प्रकाश भेदा जाएगा, यानी एक होती है आपकी पारदर्शी, क्या होती है, पारदर्शी होती है। दीप्त अदीप्त तो आपको पता ही चल चुका। पारदर्शी एक होती है पारभासी, एक होती है पारभासी
और एक होती है अपारदर्शी। क्या होती है बेटा? अपारदर्शी। ध्यान से समझेंगे, ये भी जान लीजिए, कभी ना कभी पूछा जा सकता है। पारदर्शी वस्तुएं क्या हो सकती है? जिसमें प्रकाश आर पार जा सके, यानी प्रकाश इस पार से उस पार जा सके, वो वस्तुएं कहलाती हैं पारदर्शी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं क्या होता है? जिसमें प्रकाश क्या होता है? कुछ भाग, यानी प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो सके, कुछ भाग यहीं पर रुक जाएं, ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिनके क्या होता है? जिनसे प्रकाश जो है वो आर पार नहीं जा सकता, अर्थात इस पार से उस पार नहीं देखा जा सकता, वह अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। क्लियर? आप समझ सकते हैं इस तरीके से वस्तुएं। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका टॉपिक छाया समझिए। छाया के लिए यानी कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। कैसी? कोई भी अपारदर्शी। कौन सी वस्तु होनी चाहिए? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, ध्यान समझेंगे बेटा, अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, यानी क्या हो जाएगी? इस पर टकराएगी तो क्या होगा? ये प्रकाश किरण इस पार से उस पार नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है अपारदर्शी वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, जिसे पार नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जहां वस्तु होगी वैसा काला धब्बा आपको पृथ्वी पर दिखाई देगा, यानी ये इस तरीके से कोई आकृति लेकर के ये आपकी बन जाएगी, इस तरीके से आपकी आकृति बन जाएगी, एक काले रंग की आकृति बन जाती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है, तो क्या होती है? एक काली आकृति बन जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, अर्थात अपनी बोलचाल की भाषा में परछाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? परछाई कहा जाता है। ये बात आप समझ गए। ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट्स और लिखे हैं, प्रछाया और उपछाया। समझते हैं प्रछाया क्या होता है? प्रछाया उपछाया छाया का ही भाग होता है। क्या होता है? छाया का ही भाग होता है। समझेंगे, आपने देखा होगा, ध्यान से देखेंगे, जैसे अगर कोई छाया बनी है, मान लेते हैं इस ऐसी कोई वस्तु है, मान लीजिए बॉल है। क्या है आपके पास? बॉल है। ठीक है, बॉल है और सूर्य से क्या हो रही है? प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो बॉल से प्रकाश निकल नहीं रहा है, अपारदर्शी बॉल है। अब देखिए इसकी यहाँ पर बन जाएगी परछाई, ऐसी परछाई आपको यहाँ पर मिलेगी, बन जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये परछाई जो बनेगी तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो जो बीच का भाग होगा ये पूरी की पूरी तो क्या है? छाया है, परछाई है। ठीक है, यानी अगर बीच का भाग देखेंगे तो ज़्यादा डार्क रंग का होता है, बीच की जो आकृति होती है वो गाढ़ी होती है, यानी ज़्यादा काले रंग की होती है, तथा किनारों की जो आकृति होती है वो हल्का कम डार्क होती है, थोड़ा कम डार्क होती है। ध्यान से समझेंगे, तो जो बीच का भाग होता है बेटा उसे कहते हैं प्रछाया। क्या कहते हैं बेटा? प्रछाया कहते हैं। और जो किनारों का जो हल्का कम डार्क होता है वो होता है आपका उपछाया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? उपछाया कहलाती है। क्या होता है? उपछाया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या है? प्रछाया और उपछाया सीख गए, यानी छाया का ही भाग होता है, एक प्रछाया एक उपछाया होता है। तो ये आपने समझा यहाँ पर। क्लियर? अब आ गया क्या? प्रकाश का गमन पथ। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट आ गया आपका प्रकाश का गमन पथ। समझेंगे, इसे तक क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहली बात प्रकाश का गमन पथ। अगला पॉइंट आपका आ गया प्रकाश का गमन पथ। ठीक है, ये क्या होता है समझिएगा। प्रकाश का गमन पथ क्या होता है अब समझिए। गमन पथ का मतलब क्या होता है आपका? ठीक है, जाने आने का रास्ता। क्या होता है? आने जाने का रास्ता। समझ सकते हैं, आने का रास्ता कह सकते हैं, आने का रास्ता, क्योंकि आप जानते हैं पथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, आने का रास्ता या चलने का रास्ता, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या चल रहा है? प्रकाश चल रहा है। तो अर्थात अब इसकी परिभाषा अगर हमें बनानी है प्रकाश का गमन पथ, तो क्या कहेंगे? प्रकाश जिस मार्ग से चलता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रकाश का गमन पथ कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया, लिख भी ले सकते हैं। अगला पॉइंट जो आता है आपका वो आता है प्रकाश किरण पुंज। क्या होता है बेटा? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण
पुंज। अगला पॉइंट जो आपका है वो आपका है प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं। बेसिक है, लगातार आपको तैयारी करनी है, इसलिए एक एक पॉइंट्स क्लियर करते चलेंगे। प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जहां पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, दिखाई दे, यानी ढेर सारी प्रकाश किरणें इकट्ठी हो जाएं, वो आपका क्या कहलाता है, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। यानी चारों दिशाओं से मान के चलिए ये प्रकाश किरण चारों ओर से आ रही हैं, ये आपकी क्या कहलाएगी, यानी जहां से प्रकाश किरण इकट्ठी हो रही हैं, क्या हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, तो ये आपका कहलाता है प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। समझ गए, यानी जहां पर प्रकाश जो है वो इकट्ठा हो, प्रकाश किरण एकत्रित हो, यानी जिस बिंदु पर इकट्ठा होती हैं वह बिंदु क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे, ये प्रकाश किरण पुंज 3 कंडीशंस में होते हैं, ध्यान दीजिएंगे। एक आपका होता है क्या, ध्यान दीजिए, समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या होता है बेटा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ये आपको पता है। सेकंड नंबर अगर देखेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा अपसारी। क्या होता है बेटा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब देखिएगा अगला आपका थर्ड नंबर जो है वो आपका हो जाएगा अभिसारी। क्या है आपका, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ये समझेंगे, ये तीनों होते कैसे हैं ये समझिएगा। प्रकाश पुंज समझ में आया, प्रकाश के किरणों का जो एक जिस बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं वो आपका प्रकाश किरण पुंज है। प्रकाश किरण जहाँ जहाँ पर एकत्रित होंगी, इकट्ठा होंगी, वो बिंदु क्या कहलाएगा, आपका प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। अब देखिएगा समांतर प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं ये समझना है। यहाँ पर देखेंगे, ये आप देखिए इनकी आकृति कुछ ऐसे दिखाई देगी, यानी प्रत्येक प्रकाश किरण जो होगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ऐसी आकृति जहाँ पर क्या हो, प्रत्येक प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अगला देखते हैं, अपसारी का मतलब समझिए पहले। अपसारी का मतलब होता है फैलाव, बिखराव, फैलाव कुछ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फैलाव, बिखराव, इस तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं। बिखराव कह सकते हैं, फैलाव और बिखराव कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, कोनो माने है, क्लियर कर दियो। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाव या बिखराव। क्या होता है बेटा, फैलाव का भी कह सकते हैं या बिखराव भी कहा जा सकता है, जैसा आप समझें। ठीक है, यानी आकृति बनानी है, कैसे होती है, जैसे यहाँ देखिए, अगर कोई प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से क्या हो, फैल जाती हूँ, किसी एक बिंदु से फैलती हूँ, यानी दूर दूर अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, किसी एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, वो आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया। जस्ट इसका उल्टा है, ये अपसारी का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होता है बेटा, इकट्ठा होना। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं। जैसे समझिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, यानी अलग अलग दिशाओं से जब कोई प्रकाश किरण वो क्या होती हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ये आपने समझा, तो इस तरीके से क्या देखा कि ये आपका प्रकाश किरण पुंज जो था वो क्लियर हो गया। समझ पा रहे हैं बेटा। अब आगे देखते हैं, तैयारी जमकर करनी है, इस बार रिजल्ट में कुछ दिखाना है अलग। क्या होना चाहिए, इसकी तैयारी आपको रिजल्ट तक जानी है। हमने आपसे कहा है कि जब तक बोर्ड एग्जाम आपका हो नहीं जाएगा तब तक लगातार इस तरीके से आपका सहयोग, अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे, आप लोग दिखाएंगे कि हाँ आप भी चाहते हैं, तो मैं भी आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपके इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स वाइज वीडियो हैं, लगातार एक एक चैप्टर के एक एक वीडियो, मास्टर वीडियो आपके सामने लाऊंगा। और आपको क्या करना है, एक रिवाइज करना है, ऐसे ही पढ़ के एग्जाम देने चले जाना है। एक ही झटके में आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखेंगे, अब देखिए अगला पॉइंट आता है आपका प्रकाश का विवर्तन। क्या होता है बेटा, प्रकाश का विवर्तन। इन भाई साहब को भी पढ़ना पड़ेगा। देखेंगे, इसको हटाते हैं बेटा। चलिए देखते हैं आगे।
आगे आपका हो जाएगा, ये आगे आपका होता है प्रकाश का विवर्तन। हमको सीखना है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, प्रकाश, अगर कोई प्रकाश आ रही है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, सूर्य है, मान लेते हैं सूर्य, बार बार लेके चलिए टॉर्च बना लेते हैं, चलिए क्या बना लेते हैं, टॉर्च बना लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण निकालनी है, ठीक है। आप देखते हैं आपके पास कोई वस्तु है, कोई अपारदर्शी वस्तु है। कैसी वस्तु है बेटा, अपारदर्शी वस्तु। जानते हैं क्या होती है, जिसमें प्रकाश आर पार ना जा सके, वही होती है अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। रखिए, तो ये जब प्रकाश किरण यहाँ से टकराएगी, मान लेते हैं यहाँ से आ गई और ऐसे टकरा गई, तो ये क्या होती है, अपने मार्ग से किनारों पर लगने के बाद, यानी इसको सही बना लेंगे, यहाँ लगेगी तो ये अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। सबसे पहली बात, कोई प्रकाश किरण अगर क्या होती है, जैसे गति कर रही है और अपारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब थोड़ा रास्ता बदल जाता है, तो क्या होता है, जैसे आप तेजी से दौड़ रहे हैं एक सीधी लाइन में और आपको क्या करे, कोई आकर थोड़ा सा टच कर दे, तो आप क्या, अचानक तीसरी दिशा में चलने लगेंगे। जिस दिशा में आप चल रहे हैं उससे आप दूसरे दिशा में चले जाएंगे। वही इसके साथ होता है, और अगर टकरा जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। यानी कोई प्रकाश किरण जब अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, रास्ते से विचलित हो जाती है, तो वह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। बात समझ गए ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है परावर्तन। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। ये भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका बहुत रोल है आगे। चलिए अब देखते हैं, अगला आपका आ जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ध्यान समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, परावर्तन। अब देखिए इनको समझना है। जैसे कोई प्रकाश किरण है, फिर से ले लीजिए सूर्यलाल काका जी को, यही बढ़िया उदाहरण बताते हैं। इनको देखेंगे, अगर इसके सामने आप कोई शीशा रख दें, जिसे दर्पण कहते हैं, ठीक है, शीशा रख दें, ठीक है, परावर्तन करने के लिए किसी न किसी दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दर्पण ले लेते हैं, यानी ये शीशा आप समझिए, चाहे शीशा कहिए चाहे दर्पण कहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, इधर तो पॉलिश लगी होती है, आप जानते ही हैं। चलिए हम देखते हैं, एक प्रकाश किरण बनाते हैं, क्लियर। तो यहाँ से प्रकाश किरण आती है, अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए, परावर्तन क्या होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ के तल से टकराती है, किसी वस्तु के तल से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखेंगे, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, ध्यान दीजिए, या किसी तल से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बात समझ में आ गई कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। चलिए आपने परावर्तन सीखा। इसकी खास बात यह है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। 3 कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, 3 कंडीशंस। क्या होगा, जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो या तो क्या हो जाएगा, जब प्रकाश आएगा वस्तु पर तो वो प्रकाश क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा अवशोषण हो जाएगा, उसकी ऊर्जा का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु द्वारा क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। यानी जो प्रकाश ऊर्जा आएगी वो वस्तु द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी, या तो प्रकाश करण क्या हो जाएगा, पारगमन हो जाएगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा, पारगमन हो जाएगा, अर्थात प्रकाश वस्तु को पार कर जाएगा, अर्थात वस्तु को क्या पार कर जाएगा। तीसरा क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। इसका मतलब जब कोई प्रकाश आएगी तो वस्तु से टकराने के बाद या तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा,
पहला, एक तो परावर्तन में वस्तु का द्वारा अवशोषण हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का, और दूसरा या तो वस्तु जो प्रकाश आएगी वो पारगमन हो जाएगी यानी वस्तु को पार कर जाएगी, और या तो क्या हो जाएगा, ये परावर्तन हो जाएगा यानी जिस माध्यम में आएगा टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो ये कंडीशन है। ये जो है प्रकाश की वस्तु कैसी है, ये आप पर निर्भर करेगा कि कौन सी वस्तु है, वस्तु कैसी है, इस पर बात करेगा कि वो परावर्तन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या जाना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसे क्या कर देंगे, क्लीन कर दे रहे हैं। अब अगला पॉइंट जो आपका आएगा वो परावर्तक तल की प्रकृति हमको जानना है। ठीक है, चलिए साथ देते रहेंगे, बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक, तो आपको सारी चीज़ें बड़ी अच्छी से क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा करना क्या है, अब देखते हैं। ये आपका पॉइंट्स है परावर्तक तल की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट आपका क्या है, परावर्तक तल की प्रकृति। अब देखते हैं बेटा कैसे आपको समझना है। ये प्रकाश के परावर्तक तल की प्रकृति है। अब हम बात करते हैं परावर्तक तल की प्रकृति के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं परावर्तक तल क्या होता है। जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है वो परावर्तक तल कहलाता है। क्लियर है। अब देखेंगे वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन जहां से होता है वही परावर्तक तल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार से होते हैं बेटा। कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। एक तो आपका हो जाएगा समतल, जिसे समतल कह सकते हैं, समतल या चिकना, समतल या चिकना। ध्यान दीजिएगा, समतल या चिकना परावर्तक तल। ठीक है, समतल या चिकना परावर्तक तल। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा आपका हो जाएगा खुरदुरा। क्या हो जाएगा आपका, खुरदुरे परावर्तक तल। ऐसा भी कह देंगे, दो ही कंडीशन में होते हैं, या तो वो समतल या चिकना होगा या आपका क्या हो जाएगा, खुरदुरे परावर्तक तल। ठीक है, इतना समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम देखते कैसे हैं, ये देखिएगा, बना लेते हैं, आपको फिगर दिखाते हैं ये कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये एक पेस्ट बना लिए और इधर क्या कर दीजिए बेटा, पॉलिश कर दीजिए। क्या करना है आपको, पॉलिश कर दीजिए। और अब देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉलिश लग गई। ठीक है, पॉलिश लग गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस भाग से क्या करना है, इस तल से आपको परावर्तन कराना है। ठीक है, अब ऐसे इस तरीके से खुरदुरा कैसे बनाएंगे, ये यानी कि ये आपका हो जाएगा ऐसे, मान लीजिए टूटा फूटा किसी तरीके से ऐसे परावर्तक तल आपका बना हुआ है। इधर आपकी पॉलिश लगी है यानी पेंट लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका तल है। ठीक है, इधर भी पॉलिश लगी हुई है। ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका खुरदुरा परावर्तक तल है, ये आपका समतल या चिकना परावर्तक तल है। देखिए प्लेन बनाया गया है। अब देखिए इस पर जब कोई प्रकाश किरण आएगी, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण आएगी तो वो एक ऐसे तरीके से चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण आई तो वो भी उसी के हिसाब से जाएगी। मतलब जैसे जाओगे, अब देखिएगा एक ही तरीके से परावर्तन हो रहा है। जैसे प्रकाश किरण आ रही है वैसे हिसाब से क्या है, एक ही तरीके से परावर्तन होता जा रहा है। इस पे देखेंगे, इसमें क्या होता है, खुरदुरे वाले में अगर आपका परावर्तन हुआ तो हो सकता है इधर चली जाए। ठीक है, यहाँ से आई और इधर चली गई। अब देखते हैं अगला हो सकता है ऐसे आई और ऐसे चली गई। इसका कुछ पता नहीं है कि वो किधर मुड़ जाए, कौन सा रास्ता ले ले। अगला जो आप करेंगे तो हो सकता है ऐसे करके इसके साथ इधर आए और तुरंत वापस ऐसा हो जाए। ये समझ पा रहे हैं। अगला आपका जैसे देखते हैं ये भी इधर मुड़ जाए, यानी कोई पता नहीं है कि परावर्तन किस दिशा में हो जाए, एक तरीके से नहीं होता है। अब कुछ अंतर आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों फिगर में कि समतल परावर्तक तल से कैसे परावर्तन हो रहा है और खुरदुरे परावर्तक तल से कैसे परावर्तन हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का नाम भी दूसरा हो जाता है। अब देखते हैं, अगर समतल परावर्तन से हुआ, समतल परावर्तक तल से परावर्तन हुआ है तो वो क्या कहलाता है, देखिए एक ही प्रकार से नियमित रूप से है। ठीक है, नियमित, जैसे एक ही आकृति दिख रही है तो इसे कहते हैं बेटा नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं बेटा, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन पूछा जाता है, नियमित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, और ये क्या है, देखिए कोई पता नहीं है किधर भी परावर्तन हो सकता है, तो ये होता है बेटा अनियमित परावर्तन। क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए समतल व चिकने परावर्तक तल से परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ऐसे परावर्तन जो खुरदुरे परावर्तक तल से होते हैं वो अनियमित परावर्तन कहलाते हैं। कहते हैं कुछ भी ऐसा आप
कह सकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो ये आपने जाना परावर्तक तल की प्रकृति। क्लियर, ये आपने समझा। अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लीजिए, एक और दादू आ गए, इनको देखना है कैसे समझेंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, लगभग मैक्सिमम चांस होता है, ये हर साल हाई स्कूल की परीक्षा में पूछा जाता है। देखेंगे, अब ध्यान से समझेंगे तो ये आपका क्लियर होगा। चलिए इसे हटाते हैं, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। साथ साथ आप लिखते चलेंगे, जो आपको नोट्स सामने दिख रही है स्क्रीन पर, वो भी आप नोट करते चलेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे आपका आ गया, क्या आ गया बेटा? प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या आ गया? प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं, इसको डाल लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या होगा बेटा? परावर्तन का नियम। ठीक है, इसे पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब देखते हैं क्या होता है, समझेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आपको तल बना दिखा देते हैं। एक आपका तल होगा, क्योंकि आपको तल चाहिए। ठीक है, एक वस्तु है, मान लेते हैं ये आपका दर्पण है, बना लिया गया, तल बना लिया गया, एक तरफ पॉलिश कर दिया गया। आपको बताया जिस तरफ पॉलिश किया जाता है उधर परावर्तन नहीं होता है। तो ये आपकी हो गई पॉलिश। क्या हो गई बेटा? पॉलिश हो गई, पॉलिश। ठीक है, पॉलिश कर दी गई। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका इधर से क्या, ये आपका क्या है? परावर्तक तल है, यही इधर से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन किया जाएगा। तो नियम हमको सीखना है, फिगर बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण डालेंगे परावर्तक तल पर। ठीक है, हमने एक प्रकाश किरण डाली परावर्तक तल पर, तो ये आ गई। अब देखिए, ये परावर्तक तल से टकराने के बाद ये ऐसे अपने माध्यम, उसी माध्यम में वापस चली गई, क्योंकि आपको पता है परावर्तन की परिभाषा क्या है। परिभाषा के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको क्या कहें, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो उस परिभाषा के अनुसार ये प्रकाश किरण आपकी आई और टकराकर वापस चली गई। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर क्या होता है, ये एक बिंदु से टकराई होगी, परावर्तक तल के एक बिंदु से टकराई होगी। ध्यान दीजिएगा, इस पर एक लंबवत रेखा खींच देते हैं। क्या होता है? लंबवत रेखा खींच देते हैं। ध्यान से देखिएगा, लंबवत रेखा खींचेंगे। अब देखिए, ये आपका हो गया, अब नामकरण करना है। क्या करना है बेटा? नामकरण करना है। तो यहां मान लेते हैं कौन सा आपका क्या है? ओ, बिंदु ओ है। अब देखेंगे, इसे आप मान सकते हैं ए हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपकी जो गई, यहाँ मान लेते हैं बी मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसे आप मान लेते हैं एन मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली बात, अब ये आई है जो किरण, नामकरण करते हैं कि इसे कहते क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तक तल पर आती है, यानी टकराती है या आती है, ऐसा भी कह सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, सॉरी, कोई प्रकाश किरण आती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, टकराने के पश्चात जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वो आपकी कौन सी किरण कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। कौन सी किरण कहलाती है बेटा? परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ये भी क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात ये क्या है, जब कोई, ध्यान दीजिएगा, अगर जिस बिंदु से टकराती है, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु से टकराती है परावर्तक तल पर, ये क्या है? परावर्तक तल है। परावर्तक तल पर आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से टकराकर वापस जाती है या आती है, उस पर अगर उस बिंदु पर कोई लंबवत रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहा जाता है बेटा। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका नामकरण हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब एक बात और बची हुई है, यानी आप जो किरण प्रकाश के परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है वह बिंदु आपका क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है बेटा? आपतन बिंदु कहलाता है। ये समझ गए, यानी जो प्रकाश किरण आई है वो आपतित किरण, टकराने के बाद जहां गई है वो परावर्तित किरण, और उसके बाद उस बिंदु को, जिस बिंदु से वो टकराती है
परावर्तक तल पर जो बिंदु जिस बिंदु से टकराती है वो आपका बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। परावर्तक तल पर आपतन बिंदु पर डाले गई लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहा जाता है। अब देखेंगे कुछ चीजें और बची हुई हैं। कुछ चीजें क्या बची हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कंडीशन, ये आपका क्या होता है? अगर पहली बार अगला परिभाषा क्या है? सारी परिभाषाएं आपको आपके सामने दिख रही होंगी, मैं यहाँ समझा रहा हूँ और आप वहाँ नोट कर सकते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट देखेंगे क्या हो जाएगा, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो आपका कोण बनेगा वो आपका आपतन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आपतन कोण। दूसरा क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? आर, स्मॉल आर, परावर्तन कोण हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? नामकरण कर दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। और ये आपका क्या हो जाएगा? इधर नामकरण कर दे रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए, बाहर जगह नहीं है। ये कहते हैं बेटा आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कह सकते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण को स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को क्या कहते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी आपने जाना। ठीक है, तो ये था परावर्तन के नियम से जो फिगर आपका बना है उसका सबका नामकरण अर्थात इंट्रोडक्शन। क्लियर। अब हम जानेंगे कि परावर्तन का नियम होता क्या है। परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है बेटा? दो नियम है। दोनों नियम हम जानेंगे इसी चित्र को देख करके, फिगर को देख करके कैसे समझेंगे ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नियम रूल नंबर 1 देखिएगा क्या होता है, समझा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखेगा, आपको वहीं से नोट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा कि रूल नंबर 1 क्या है। टोटल कितने हैं? 2। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम ध्यान दीजिएगा, पहला नियम है कि आपतित किरण, क्या बेटा? आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी फिर से रिपीट करेंगे, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी स्थित होने चाहिए या स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से लेकर के आएँ और इस तल में इसका परावर्तन कर दें, ऐसा संभव नहीं है। यानी जिधर से अगर आप चाहें तो ये फिगर आप नीचे से भी बना सकते हैं। ऐसे प्रकाश किरण डालिए और इधर से परावर्तन करा दीजिए। रूल क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। चाहे आप ऊपर तीनों बना दीजिए, चाहे नीचे से तीनों बना दीजिए, चाहे इधर से बना दीजिए और चाहे इधर से बना दीजिए, आपकी मर्जी है ये। क्लियर। तो पहला नियम आपको समझ में आया परावर्तन का। सेकंड नियम देखेंगे, रूल नंबर 2 जो होगा आपका वो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं एक बात, ये आपको दिखा, यानी इसकी 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 और बात हो गई। यानी ध्यान दीजिए, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, इन तीनों की बात आपने कर ली। अब हमारी जो बात आई वो आपतन कोण और परावर्तन कोण बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 ये है कि कोण आई, कोण आई क्या है बेटा? आपतन कोण, और कोण आर, परावर्तन कोण, आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए या होते हैं। प्रकाश का अगर परावर्तन हुआ है तो आपतन कोण, जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण आर का मान होना चाहिए। अर्थात दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये था आपका परावर्तन का नियम। दोनों का दोनों नियम आपने समझा है, फिगर आप भी समझ सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये भी क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट जो आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन कई बार पूछा गया है। पहले हम अपवर्तन जान लेते हैं और उसके बाद उसका नियम जान लेते हैं कि क्या होता है। बात समझ गए ना? तो इसे हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या करेंगे? हटा देते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। समझ पा रहे हैं ना? मेहनत करना है, अभी तक साथ देते रहना। अब ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा और बचा है, कुछ देर की क्लास और है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखेंगे। क्लियर है? चलिए हटाते हैं। अब देखते हैं बेटा क्या होने वाला है, आगे देखते हैं अपवर्तन क्या है और अपवर्तन का नियम क्या है। ये दोनों बातें हम सीखने वाले हैं। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक आता है प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन जानेंगे, उसके बाद उसके नियमों को जानेंगे। ठीक है, चलिए साथ बने रहेंगे। काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अगर वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो सारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। तो इतनी देर तक अगर आप लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अब कुछ देर तक, मात्र कुछ देर तक आपको और रुकना है, और जिससे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने क्या किया, अभी तक नोट्स बना रहे होंगे, सारी चीजें लिख भी रहे होंगे साथ साथ,
तो अभी भी थोड़ा समय और बचा है, बस लास्ट तक विजय हासिल करनी है। देखिएगा अगला टॉपिक जो आपका आता है तो वो हमको अब सीखना है प्रकाश का अपवर्तन। क्या सीखना है बेटा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन जानते हैं। अपवर्तन से जुड़े सारे सवाल जो होंगे, सारे क्वेश्चन जो क्या है ऑब्जेक्टिव बन रहे हो चाहे बेसिक, सबसे पहले ये जान लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, प्रकाश एक फिगर बनाते हैं, आप लोग भी फिगर बनाएंगे। जैसे देखेंगे सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा ये फिगर बनेगा, इसमें आपको माध्यम की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा माध्यम हमने आपको पहले ही बताया है, माध्यम का मतलब होता है जैसे कोई भी माध्यम, जैसे वायु एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, जल एक माध्यम है, जो आपके आसपास है वो ही एक माध्यम है। मतलब किसके जो अपने वायु से बदलकर जल में हो जाए तो वो भी एक माध्यम है, कांच भी एक माध्यम है, ऐसा समझिए। तो हमें कम से कम अपवर्तन समझना है तो हमें कम से कम 2 माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये एक बात ध्यान रखेंगे, हमें कम से कम 2 माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें अपवर्तन के बारे में समझना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 फिगर एक जैसा ही बनाएंगे, आपको कुछ कंडीशन है वो समझाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा माध्यम, ये देखिए ये भी माध्यम हो गया, यहाँ पर भी माध्यम है। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे यहाँ भी माध्यम लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे माध्यम, और यहाँ भी माध्यम लिख देते हैं। अभी आप इसे सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा अब हम बात करते हैं, एक होता है सघन, एक होता है विरल। ठीक है, यहाँ पर इसे मान लेते हैं विरल माध्यम। क्या मान लेते हैं? विरल माध्यम, और इसे मान लेते हैं सघन माध्यम। ध्यान दीजिएगा जस्ट इसका उल्टा मानते हैं, इसे मानते हैं सघन माध्यम। ध्यान दीजिएगा इसे मानते हैं सघन और इसे मानते हैं विरल। ठीक है, पहली बात समझ लीजिए कि सघन और विरल क्या होते हैं। विरल का मतलब होता है जिसमें आपको चलने में परेशानी ना हो, मतलब एक तरीके से समझेंगे विरल का मतलब होगा दूर दूर, यानी अगर आपको दौड़ना है चलना है तो उसका माध्यम आपको ज्यादा परेशानी यानी ज्यादा बल की आवश्यकता ना पड़े। इसमें सघन का मतलब जिसमें प्रवेश करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़े वो सघन होता है। क्लियर? तो आप समझेंगे आपका विरल माध्यम क्या होगा? विरल माध्यम होगा वायु। क्या होगा बेटा? वायु मान लेते हैं। और सघन माध्यम क्या होगा? कांच। ठीक है, आपको पता है अगर प्रकाश को अगर कांच में जाना हो तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी जब वायु की तुलना में। वायु में अगर उसे चलना है तो बड़ी आसानी से वो चल सकता है। क्लियर? इसी प्रकार से हमने उल्टा माना है तो आपको पता है सघन क्या होगा? इधर कांच होगा, कांच हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? दोनों साथ साथ कंडीशन सीखेंगे। देखिएगा ये अगर कोई प्रकाश किरण हमने डाली, ये आपका क्या है? दूसरा माध्यम है, इधर वायु का माध्यम है, इधर कांच का माध्यम है। ध्यान दीजिएगा हमने एक प्रकाश किरण डाली, आपको पहले ही बताया गया है परावर्तन में कि आने वाली किरण क्या होती है? आपकी आपतित किरण होती है। कौन सी किरण होती है? आपतित किरण होती है। ध्यान से देखेंगे बेटा तो इधर भी कांच से क्या किया गया? यहाँ पे डाला गया, ये कांच से डाली गई और ये वायु से डाली गई। ध्यान से समझेंगे दोनों चीजें। तो क्या होता है, अब देखिए ये क्या है, इस पर आप क्या करेंगे? ये आपका हो जाएगा आपतन बिंदु। आपको पता है जिस पर प्रकाश किरण क्या होती है? आपतित होती है, वो आपतन बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या होती है? पहुंचती है, टकराती है, वो आपका आपतन बिंदु होता है। इसी पर डाले गई लंबवत रेखा को क्या कहते हैं बेटा? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। इसे मान लेते हैं N1 N2। ठीक है, इसे मान लेते हैं A। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से देखेंगे, इस पर भी यही काम करेंगे, आप भी एक अभिलंब डाल दीजिए। ठीक है, अभिलंब इसे भी मान लेते हैं A, और ये आपका क्या हो जाएगा? N1 N2। ये आपका हो गया, ये भी आपका पता है क्या है बेटा? आपतन बिंदु है। क्या है बेटा? आपका आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु लिख दीजिएगा, आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिएगा ये इधर भी, ये भी आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं। ये आपका कौन सा बिंदु है बेटा? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु। फिगर बना रहे हैं आप, अगर फिगर ढंग से बनाएंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए आपको पता है ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही थी, लेकिन अगर देखें आपको तो जब ये कांच में प्रवेश करेगी तो इसे ऐसे जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए था बेटा?
इसकी सिधाई पर आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जा करके अभिलंब की ओर झुक जाती है, हल्का सा क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात समझ गए? यही कंडीशन ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश किरण क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या कर रहे हैं, ये आपकी अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तुरंत अपोजिट, जब प्रकाश किरण विरल नहीं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी आपको कहने का मतलब ज्यादा मेहनत जहाँ थी, जो सघन था उससे अगर बाहर खुले में जाना है, बंद जगह से खुले में जाना है, तब ये प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब। इसे जाना चाहिए था ऐसे, इसकी मेन लाइन जो है इसी सीधी लाइन है, वो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है तब अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। बात समझ गए? जब प्रकाश किरण क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी बात, अगर वही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी दोनों स्थितियों में क्या देखा आपने कि जो प्रकाश किरण है वो विचलित हो रही है, अपने सीधे मार्ग में नहीं जा रही है। अब हम अपवर्तन की परिभाषा आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान दीजिएगा, दोनों फिगर देखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब जिसे जहां पर उसे जाना चाहिए था वो अपना रास्ता बदल देती है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ध्यान दीजिएगा, विचलित हुई इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बात समझ गए? रिपीट करेंगे फास्ट। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, वह उसके मार्ग में विचलित हो जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। आप समझ गए कब अभिलंब की ओर झुकेगी और कब अभिलंब से दूर जाएगी। यानी जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी और सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। बात समझ गए ना? तो अपवर्तन आपने सीखा। अब देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए कुछ और आपको ऐड करना है। जैसे आपतित किरण, ये तो आपको पता है कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण। ये आप पहले भी जान चुके हैं आपतित किरण है, क्योंकि आने वाली किरणें क्या होती हैं, आपतित किरण होती हैं। यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ है तो ये वाली किरण बेटा क्या होगी, अपवर्तित किरण। क्या होगी बेटा, अपवर्तित किरण होगी। ठीक है, इसे लिख देते हैं, अपवर्तित किरण होगी। सेम कंडीशन बिल्कुल ऐसे, तो ये भी आपकी अपवर्तित किरण होगी, ये भी सॉरी आपतित किरण होगी, ये आपकी क्या होगी, आपतित किरण होगी बेटा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद देखेंगे ये आपकी क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। अपवर्तित किरण, क्योंकि ये अपवर्तित हुई है, अपवर्तित किरण। ठीक है, इतनी बातें आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपका कैसा बनता है, आई आपतन कोण बनेगा। क्लियर? दूसरा देखेंगे, ये आपकी क्या है, अभिलंब और अपवर्तित किरण। परावर्तन में परावर्तित किरण थी, अपवर्तन में अपवर्तित किरण है। यहाँ पर स्मॉल आर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल आर होगा, जो क्या होगा, अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? ये आई क्या होगा आपका, आपतन कोण, और आर क्या होगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। बात समझ गए ना? तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। इधर भी आप ऐसा बना सकते हैं, यहाँ स्मॉल आई क्या हो गया, आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण, स्मॉल आर। बात समझ गए सब लोग? अब देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, हमने क्या सीखा, प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन हमें नियम अभी नहीं बताया गया कि अपवर्तन का क्या नियम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, नियम की बात करते हैं। नियम का लिखेंगे, जो आपके सामने नोट्स आएगी वहां से लिखेंगे, हम जो आपको बता रहे हैं वो सुनना है। ठीक है, पहली कंडीशन देखेंगे, चित्र को देखिएगा, दोनों, चाहे इधर से आप बात कर लें चाहे इधर से बात कर लें। देखेंगे, ये लिखिए, यहाँ पर पहला नियम, रूल नंबर 1 देखना है, यानी आपको रूल नंबर 1 देखना है, क्या है समझेंगे। ठीक है, आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होने चाहिए।
अपवर्तन का पहला नियम क्या है बेटा? दो नियम है। पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण क्या होगी? तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। ठीक है, ये पहला नियम है। चलिए, पहला नियम हो गया बेटा। आप देखते हैं दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, ये ध्यान से समझेंगे, देखेंगे ध्यान से। क्या होता है? कोई दो माध्यम है, हमने आपको पहले बताया अपवर्तन अगर हमको सीखना है तो हमें दो माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बात क्या करेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या कहेंगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या होती है? अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या को कहते हैं साइन आई। क्या कहते हैं? आपतन कोण की ज्या। सॉरी, क्या कहते हैं? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, ये आपको समझना है। ज्या कहते हैं साइन को, साइन को क्या कहते हैं बेटा? ज्या कहते हैं। तो क्या है? ये आपतन कोण है, तो आपतन कोण की ज्या तथा क्या देखेंगे? अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, साइन आर। ठीक है, का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। दूसरा नियम क्या है? फिर से रिपीट कर रहे हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी साइन आर क्या होता है? एक नियतांक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है और इसे एक नाम से और भी जानते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये आपने सीखा अपवर्तन के दोनों नियम। पहले नियम आपने बताया, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया अपवर्तन का नियम और अपवर्तन क्या होता है। ये दोनों बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ऐसे फिगर बनाना है और सारे पॉइंट्स जो थे वो भी आपको क्लियर हैं। जो आपको नोट्स आपके सामने दिखेगी वो आप लिख सकते हैं, या जो हमने बोला है वो भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हैं, सारी चीजें आपकी करेक्ट हैं। चलिए, अब अगला पॉइंट आता है आपका अपवर्तनांक के बारे में सीखना है। अपवर्तनांक से जो कुछ जानकारी होगी, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, ये सब हमको सीखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। फिगर भी बना सकते हैं आप लोग और आगे लिख भी सकते हैं। चलिए, आपको कुछ अगर लिखना होगा, फिगर बनाना होगा तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अपवर्तनांक सीखते हैं। अपवर्तनांक क्या होते हैं? अपवर्तनांक पहले हम समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, अपवर्तनांक अगला पॉइंट है। ये भी इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपके न्यूमेरिकल करने होते हैं अंकित प्रश्न। तो पहले अपवर्तनांक समझ लेते हैं, फार्मूला जो निकलेगा उस पर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, अपवर्तनांक होता क्या है पहले समझिएगा। अपवर्तनांक के लिए सबसे पहली बात हमने आपको बताया, दो माध्यम होना चाहिए। एक मान लेते हैं, एक आपका वायु है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है? जल है। कुछ भी ले सकते हैं, चाहे जल ले लें चाहे कांच ले लें। ठीक है, दो माध्यम आपके पास हैं। ठीक है, तो अब आपको जानना यह है कि अपवर्तनांक होते क्या है। अपवर्तनांक ये होते, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो माध्यमों में, हमने दो माध्यम लिया, किन्हीं दो माध्यमों में क्या होता है? अपवर्तनांक समझना है। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का वह अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का वह अनुपात है जो यह बताता है कि किस माध्यम में, कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल अन्य माध्यम की तुलना में तीव्र है, अर्थात तेज है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। बात समझ गए ना? अब ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे कि आपको ये बताना है इन दोनों माध्यमों में, केवल अपवर्तनांक का इतना काम है कि इन दोनों माध्यमों में से ये बताना है कि प्रकाश की चाल किसमें तीव्र है, यानी तेज है। ठीक है, क्लियर? अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी जैसे हमने लिया, अगर फार्मूला कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिखा, अब इसको अगर आपको दिखाना है माध्यम का अपवर्तनांक लिखना पड़े, माध्यम का अपवर्तनांक, तो कैसे लिखेंगे? अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक लिखना है तो इसे लिखते हैं ऐसे बेटा, एन एम। क्या लिखते हैं बेटा?
nm लिखते हैं। किसे? माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे लिख सकते हैं nm। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम दो माध्यम लेते हैं। जैसे अगर हमें क्वेश्चन में आए कि माध्यम, ध्यान दीजिएगा, माध्यम एक के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, दो का अपवर्तनांक, तो हम कैसे इसे समझेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखते बेटा है N21, यानी ये अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए तो ये होता है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। देखिए N2 जो है, N2 है वो माध्यम, N2 का मतलब हो गया बेटा, N2 का मतलब हो गया माध्यम दो का अपवर्तनांक, और 1 का मतलब हो गया माध्यम एक के सापेक्ष। तो कभी भी आपको लिखना हो N21 अगर कहीं लिखा हो तो ऐसा समझिए कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखना क्या है, माध्यम, इसका फॉर्मूला बनेगा माध्यम एक में प्रकाश की चाल, मतलब माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या है, कि चाल या वेग भी कह सकते हैं। ठीक है, या ध्यान दीजिएगा, फिर बटे क्या होगी, माध्यम दो में क्या होगी, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, इतना आप समझते हैं। ये फॉर्मूला आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, N21, फिर देखेंगे N21, इसे मान लेते हैं V1 और इसे मान लेते हैं V2, दोनों चाल, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? जस्ट इसका अपोजिट फार्मूला देखिएगा, अगर ये फार्मूला थोड़ा बदल जाए, यानी कह दे कि माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, ध्यान से समझेंगे, इसका उल्टा अगर वो कह दे, ये अगर आप ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ठीक है, जस्ट उल्टा अगर कहीं मिल जाए N12, क्या मिल जाए, N12, तो N1 का मतलब होता है बेटा माध्यम एक का अपवर्तनांक। ठीक है, और सापेक्ष किसके, माध्यम दो के सापेक्ष। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर V1 और बटा V2 है, उसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, V2 बटा V1 हो जाएगा। ये आपको क्लियर है? ठीक है, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले ध्यान रहे कि वो किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आपका फॉर्मूला है, इसी पर क्या होता है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पता होती है और जिससे आप अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। लेकिन गलती यहीं पर होती है कि यहाँ पर लोग गलती करते हैं, V1 अपान V2 जहाँ रखना होता है वहाँ V2 अपान V1 रख देते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा समझिए, जहाँ पर 2-1 रहेगा तो ये यानी 1 जो बाद में होगा वो ऊपर रहेगा और जो पहले होगा वो नीचे रहेगा, ऐसा समझिए। देखिए, बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका अपवर्तनांक। क्लियर? अपवर्तनांक के लिए कुछ और आपको बेसिक पॉइंट्स हैं, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ बेसिक ध्यान दीजिएगा, कुछ जैसे हो गया जल, हो गया आपके पास जल, हो गया कांच, हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। और जल हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, ये 3 माध्यम है, तो इनका अपवर्तनांक का मान पता होना चाहिए कितना कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जल का अपवर्तनांक कितना होता है। ये ध्यान दीजिएगा, दिया होता है, आपको पता होना चाहिए 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक। अगर आप बात करेंगे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो यह होता है 1.5। अगर वायु का अपवर्तनांक कहेंगे तो 1.0003 होता है। ठीक है, ये तीनों अपवर्तनांक होते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, या अभी अगर नहीं पूछा गया तो इन सब प्रश्नों में ये काम में आता है। ठीक है, जैसे आपने माध्यम 1 और माध्यम 2 कहा है, उसी तरीके से ये जल और कांच का नाम लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं भी जल होगा तो वो W लगा होगा, क्या होगा, यानी वाटर। ध्यान समझेंगे, कहीं भी जल लिखा होगा यानी जल का कहीं अपवर्तनांक बात करेगा तो वो W होगा। ध्यान दीजिएगा, इसे अगर कहीं कांच लिखा है तो वो स्मॉल g लिखा होगा, वहां पर क्या लिखा होगा, स्मॉल g। ठीक है, और वायु की जगह पर स्मॉल a लिखा होगा। तो ध्यान रहे, ये आपको आगे दिखेगा क्वेश्चन में। क्लियर? समझ गए ना? जब अब हम बात करते हैं यहाँ पर सापेक्ष और निरपेक्ष समझेंगे, तब हम कुछ चीजें आपको समझाएंगे। क्लियर? देखेंगे, अब हम बात करते हैं कि अपवर्तनांक है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। आगे का पॉइंट अगला जो आपका आता है, हम बात करेंगे
अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात आपको देखना है, 4 चीजें हम आपको बताएंगे जो आप लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप ये नंबर 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, देखेंगे 4 पॉइंट्स। पहले अगर बात करेंगे तो वो पदार्थ होगा। भाई आपको पता है माध्यम है तो कोई पदार्थ होगा, जो कुछ माध्यम है, कांच भी पदार्थ है, वायु भी पदार्थ है, ठीक है। तो पदार्थ के क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कि पहले ताप ही लिखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। दूसरी बात अगर हम कहेंगे तो भौतिक अवस्था, पदार्थ की जो क्या है, भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। तीसरी बात अगर हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट अगर करेंगे तो पदार्थ में जो प्रकाश का रंग है उस पर निर्भर करता है। पदार्थ में क्या है, प्रयोग किए गए हैं उसमें प्रकाश के रंग पर, कहाँ पर, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ध्यान से समझेंगे, सारे पॉइंट्स एग्जैक्ट क्लियर होने चाहिए। यानी आपका ताप हो गया, भौतिक अवस्था हो गया, और प्रकाश में रंग की बात करेंगे, क्लियर है। अगला जो आता है आपका चौथा, वो पदार्थ की क्या होता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर बेटा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो हो सकता है आपका जो नंबर मिलना है इतना पर्याप्त है। ध्यान दीजिएगा, यानी अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगला आपका जो पॉइंट्स बचा वो हमको सीखना है अब, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये आपके पॉइंट्स हैं, क्लियर। तो हम इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको हटा दें, आप चाहे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको जो आपकी नोट्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप पॉज करके उसे लगातार अपनी नोट्स में लिखते चलें, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में आसानी से लिख सके। चलिए अब हम अगला देखते हैं बेटा, आपका क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, ये जान लेते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, एक एक पॉइंट्स देखेंगे। अपवर्तनांक, ठीक है, क्या होते हैं समझिएगा आपको। अब हम समझते हैं क्या बेटा, सापेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक के लिए आपको 2 माध्यम पहले बनाना होगा। ये आपका हो गया पहला माध्यम, ये आपका हो गया दूसरा माध्यम। ध्यान दीजिएगा, पहले माध्यम में हम ले लेते हैं किसे, जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जल। आपको पता है इसे कहते हैं वाटर, यानी W से मान सकते हैं। दूसरा आपका होता है बेटा कांच होता है। क्या होता है, कांच। इसे स्मॉल जी यानी ग्लास कहते हैं, ठीक है, यानी स्मॉल जी से हम समझ सकते हैं। अब देखिएगा, जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक आपका है, वो अपवर्तनांक समझेंगे कैसे, समझिएगा। यानी उसके कहने का मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि पहला माध्यम जो है वो निर्वात अथवा वायु ना हो। पहला जो माध्यम है वो निर्वात अथवा वायु नहीं होना चाहिए। यानी देखिए, पहला माध्यम आपने नहीं लिया है, चाहे निर्वात कहे चाहे वायु कहे, एक ही बात है। यहाँ पर देखेंगे जल ले लिया गया, पहला माध्यम जल ले लिया गया, दूसरा माध्यम कांच ले लिया गया। तो ये बताया गया कि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु ना हो। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। बात समझ गए, यानी पहला माध्यम निर्वात ना हो, वायु ना हो, तो क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता है, यानी पहले माध्यम यानी क्या है, W। माना क्या है, अगर आप मान लेते हैं कि माना जो पहला माध्यम क्या है, जल है, माना पहला माध्यम क्या है, जल, यानी W है, क्लियर। दूसरा माध्यम जो आपका क्या है, वो आपका क्या है, कांच है, यानी क्या है, G है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, WNG को हम कहते हैं बेटा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अर्थात अब क्या कहेंगे, पहला दूसरा ना कह के क्या कहेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये आपका जल है, ये आपका कांच है। तो अभी तक पहला दूसरा कह रहे थे, अब पहले दूसरे माध्यम का नाम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये पहला माध्यम जल है और दूसरा माध्यम कांच है, तो ये आपका क्या होगा, WNG जो होगा वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहा जाएगा। बात समझ गए। यही चीजें अगर आपको कहीं लिख जाए GNW, तो ये देखिए उल्टा है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहा जाएगा। क्लियर है, तो ये आप कह सकते हैं, क्लियर। दोनों चीजें आप जानते हैं, जिसके सापेक्ष होता है वो आपको पता है कैसे फार्मूला निकाला गया। तो इस तरीके से देखिए, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे आपको पता है।
देखेंगे दूसरा अपवर्तनांक अगर ज्ञात करना है, जिसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना होता है वो नीचे होता है और जिसका हमें सापेक्ष होता है वो ऊपर होता है। अर्थात अगर इसमें अपवर्तनांक के लिए अगर आपको ध्यान देना है तो ये आपका हो जाएगा v और क्या हो जाएगा w। ध्यान दीजिएगा सापेक्ष किसके है, इसके सापेक्ष है, ठीक है। तो ये हो जाएगा VW और अपान अपवर्तनांक किसका है यानी VG। यानी ये क्या है, जल में प्रकाश की चाल है और ये कांच में प्रकाश की चाल है। इसी प्रकार से देखेंगे ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हो जाएगा यानी VG और ये क्या हो जाएगा बेटा VW। यानी ये क्या है, कांच में प्रकाश की चाल है और ये ये कांच में प्रकाश की चाल है और ये जल में प्रकाश की चाल है। तो ये फार्मूला भी आप आसानी से देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका सापेक्ष अपवर्तनांक के तरीके से कि कैसे हम फार्मूला बनाएंगे दोनों माध्यमों में। अब ये आंसर आ जाएगा आपका, दोनों माध्यमों में अगर प्रकाश की चाल दे रखी है तो आप ऐसे अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। जैसे मान लेते हैं एक में 5 है और एक में 2 है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यानी ये क्या भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.5। ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से आप न्यूमेरिकल करते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो आपका आता है वो आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहेंगे ताकि दोबारा आपको फिर वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब हम बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं समझ लीजिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। जो बांड अभी अभी आपको बताई गई थी सापेक्ष अपवर्तनांक में, थोड़ा सा वही अंतर इसमें है। उसमें क्या बताया गया था, उसमें आपको बताया गया था कि पहला माध्यम निर्वात या वायु नहीं होना चाहिए, वो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसमें क्या बताया गया है ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका पहला माध्यम हमने लिया, ध्यान से समझेंगे। ये पहला माध्यम आपका है बेटा, तो पहला माध्यम हम लेते हैं इसमें वायु। क्या लेते हैं, वायु लेते हैं, अर्थात ए यानी एयर। ठीक है, पहला माध्यम वायु लेते हैं। दूसरा आप कुछ भी ले सकते हैं, चलिए जल ले लेते हैं या कांच ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। ये आपका हो गया W यानी दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष में वहां बाउंड क्या था आपका कि पहला माध्यम वायु नहीं होना चाहिए, निर्वात नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। अब देखते हैं इसने क्या कहा, यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो, वायु हो, निर्वात का मतलब वायु हो, तो क्या होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ऐसा समझेंगे। अब देखेंगे यानी होता क्या, इसमें देखेंगे आपको पता है कि इसमें अगर कोई प्रकाश किरण डाली गई, ठीक है, तो वो क्या होगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी। आप ध्यान देंगे ये आपका अभिलंब डाल देते हैं, ये अभिलंब हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा ये अभिलंब से दूर नहीं हटेगी क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है, तो ये आपका अपवर्तन कोण R बन जाएगा और ये आपतन कोण I बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एक बार और फिर से बताते हैं क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो आपतन कोण की जो ज्या होगी, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई क्या हो जाएगी, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या होगी यानी साइन आर का जो अनुपात होगा वो आपका क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। क्या कहलाएगा बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक भी कहा जा सकता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहली बात, यानी आपने क्या समझा, सापेक्ष में पहला माध्यम जो है वो वायु नहीं होना चाहिए और निरपेक्ष में पहला माध्यम वायु होना चाहिए। यही अंतर है सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में। तो परिभाषा आपको दिख रही होगी, आप लिख सकते हैं आसानी से। अब देखेंगे ये जो इतने टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए। अब ध्यान दीजिएगा अभी अभी हमने बताया है एक छोटा सा पॉइंट से, यहाँ जो अभी अभी रह गया है किसमें, सापेक्ष में। ध्यान दीजिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध बताइए। 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध। ध्यान दीजिएगा अभी अभी हमने बताया है, ध्यान दीजिए
ये आपने पिछले देखा अभी थोड़ा पहले सापेक्ष अपवर्तनांक में WNG, यानी ये क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आपने क्या देखा, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है वो नीचे होता है, ये आपका हो जाएगा VW, क्या हो जाएगा VW और VG। तो ये समझेंगे क्या होता है कि किसी दो माध्यमों में जो अपवर्तनांक होता है, किसी दो माध्यमों के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका क्या होगा, अपवर्तनांक और प्रकाश की चालों में संबंध होता है, 3 नंबर में आता है। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इन्हीं दो माध्यमों का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या आता है, उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये दूसरे में है। तो देखिएगा यही आपका क्या है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध को बताता है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, तो ये भी आप लिख लेंगे। चलिए, ये थे इतने पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, ये पढ़ना है, इसको रिवाइज करते रहना है जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें पढ़ने के बाद अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि ये टॉपिक छूटा हुआ है, नहीं बताया गया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि कमेंट करेंगे, जिससे हम जब अगली वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 इसका लेकर के आएंगे, तब क्या होगा, जो सारी टॉपिक्स इधर बचे हुए हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे, ताकि क्या होगा, कंप्लीट चैप्टर जो आपका है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके और अच्छे से संपूर्ण जानकारी आपको प्रकाश के बारे में मिल सके। ठीक है, तो आपका काम क्या है, देखने के बाद आपको रिवाइज करना है। मेहनत तो करनी अलग बात है, लेकिन कमेंट भी करना है, ताकि ये समझ में आए कि आपको क्या जरूरत थी और क्या बचा हुआ है, ये भी आपको क्लियर है, ताकि हमें क्या है और दूसरा वीडियो बनाने में थोड़ी सी और हेल्प मिले। क्या क्या आप चाहते हैं इसकी जानकारी भी हम तक पहुंचे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपने यहाँ तक लास्ट तक जो वीडियो देखा है, इतनी मेहनत की है अभी तक, तो अब हमें पता है कि आप मेहनत करेंगे, साथ जरूर देंगे। तो आपको क्या करना है, जितने दोस्त हैं उन्होंने दोस्तों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जानकारी देना है कि बाकी के 90 दिन अभी तक कुछ नहीं किए, तो बचे हुए 90 दिन आपको बैठना नहीं है, खूब मेहनत करनी है और ये दिखा देना है कि जो आप सालों में नहीं कर सकते हैं वो आप कुछ महीनों में कर सकते हैं। तो अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, कहीं भटकना नहीं है, लगातार दिन रात मेहनत करके बोर्ड एग्जाम तक आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अभी तक जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक कोई दूसरा काम नहीं देखना है, आपको पढ़ना है और रिवाइज करते रहना है। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आप कुछ नए चीजों पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये आपकी मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप सहयोग करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, 3 महीना आपके लिए पर्याप्त है, ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन पर्याप्त जरूर है। इसमें आप अपने भविष्य को बेहतर व चमकदार बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।